आप हमारी जान बन गए। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचा तो दूर से ही शर्वरी दिखाई दी। चेहरे पर तनाव, आंखों में चिंता की परछाइयां, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ खड़ा था राजीव। राजीव? देवरिका का क्लासमेट? मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। शर्वरी और राजीव एक साथ? ये कैसे? हेलो स्वामी। शर्वरी की आवाज में घबराहट थी, पर कुछ राहत भी। थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने बस सिर हिलाया। मीरा मीरा कल से लापता है स्वामी। शुरुआत में मुझे लगा शायद देर से आएगी, शाम तक, रात तक, पर वो रूम में लौटी ही नहीं। उसका मोबाइल भी तब से बंद आ रहा है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? शर्वरी ने जोर डालकर याद किया। सुबह सुबह वो जल्दी उठी थी, नहा धोकर तैयार हो गई थी। जाते जाते उसने कहा, मैं कृष्ण मंदिर जा रही हूँ। मैं उस वक्त सो रही थी, तो बस उतना ही सुना मैंने। फिर? मैंने आंखों में चिंता समेटे पूछा। इससे पहले कि शर्वरी कुछ कहे, राजीव बोल पड़ा। हम दोनों ने पूरा कैंपस छान मारा है स्वामी। मंदिर, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, जहां जहां हो सकती थी वहां वहां देख लिया। वो कहीं नहीं मिली। मैंने राजीव की ओर सवाल भरी नजरों से देखा। शर्वरी झिझकी, फिर बोली, ओह हाँ स्वामी, राजीव मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है। राजीव ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। शर्वरी की परेशानी मेरी भी परेशानी है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। शब्द नहीं मिले। कुछ चुभा सा, पर नहीं, अब इन बातों का वक्त नहीं था। मीरा लापता थी, और वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी थी इस वक्त। अगर वो मंदिर गई थी तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने जोर देकर कहा, जैसे मन के अंदर एक डूबती उम्मीद ने फिर से सांस ली हो। हम तीनों, मैं, शर्वरी और राजीव, तेजी से कृष्ण मंदिर पहुंचे। सुबह की धूप अब मध्यम हो रही थी, लेकिन दिल की बेचैनी धूप से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी। पंडित जी ने हमें पहचान लिया। हाँ, आई थी वो। उन्होंने माथे पर शिकन के साथ बताया। हर दिन की तरह शांत, साधारण पूजा की। कुछ देर बैठी और फिर चली गई। कहाँ गई? मैंने तुरंत पूछा। पता नहीं बेटा, सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल हुई थी। मैंने बिना समय गवाए मंदिर के बाहर की दुकानों और छोटे स्टॉल्स पर पूछताछ शुरू की। कुछ लोगों ने याद किया, हाँ वो लड़की, वो मंदिर से सीधे कैंपस के अंदर की तरफ गई थी, बाहर नहीं गई। शुक्र है भगवान का, कम से कम अब ये तसल्ली थी कि वो कैंपस के अंदर ही कहीं थी। दिल के भीतर एक जमी हुई बर्फ सी पिघली। मैंने तुरंत दोस्तों को कॉल किया। किसी ने मीरा को देखा है क्या? जरा पूछो तो, लाइब्रेरी, गार्डन, हॉस्टल, कहीं भी। और फिर मैंने खुद भी एक बार फिर से हर जगह देखना शुरू किया। लाइब्रेरी, कैंटीन, वो बेंच जहां वो अक्सर बैठा करती थी, हर कोना। राजीव और शर्वरी मेरे साथ थे, मगर किसी को कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। स्वामी! मेरे दोस्त की आवाज में भी हलचल थी। किसी ने बताया है कि मीरा को कल सुबह कॉलेज बिल्डिंग की ओर जाते देखा था, करीब 8 बजे। 8 बजे?
यही तो वक्त था जब वो मंदिर से बाहर निकली थी। पर कॉलेज बिल्डिंग, वीकेंड था, वहां तो कोई भी नहीं आता, ना क्लास, ना फैकल्टी, ना स्टाफ, बस सुनसान गलियारे। तो मीरा वहां क्यों गई? यह सवाल मेरे अंदर एक भारी पत्थर की तरह गिरा। मैंने बिना एक पल गवाए दौड़ लगा दी। कॉलेज बिल्डिंग के दरवाजे खुल तो थे, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। अब मैं वहां था, बिल्डिंग के अंदर। हर सीढ़ी चढ़ते वक्त दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग, दर्जनों क्लासरूम, कई मंजिलें, मैं कहां से शुरू करूं? और अगर मीरा सच में यही कही है तो क्यों छुपी है? या फिर एक अजीब सा डर, एक ना समझ में आने वाली बेचैनी मेरे हर कदम के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। मैंने बिना सोचे सीधे उसके क्लासरूम की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था, लेकिन भीतर खालीपन पसरा था। मीरा, मेरी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आई। मीरा, कहाँ हो तुम? अब मेरा गला भारी हो रहा था, मगर कोई जवाब नहीं। मैंने एक एक वॉशरूम चेक किए, हर दरवाजा धीरे से खोला, लेकिन हर जगह बस सन्नाटा था। अजीब सा डर भरा सन्नाटा। कल सुबह से मीरा लापता है और अब शाम के 7 बज चुके हैं। दूसरा दिन ढल रहा था और मेरी बेचैनी अब खौफ में बदल रही थी। स्वामी, शर्वरी की आवाज कांप रही थी। क्या अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां सिर्फ डर था और उम्मीद की बुझती लौ। शायद अब यही एक रास्ता बचा है, पर उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। हो सकता है वो मेरी आवाज सुन ले और मैं फिर से ढूंढने लगा। हर क्लासरूम, हर कॉरिडोर, हर कोना, मैं बस उसे पुकारता जा रहा था। मीरा, मीरा, प्लीज जवाब दो, कहाँ हो तुम? तभी एक अजीब सी बात नजर में आई। एक क्लासरूम के अंदर का छोटा स्टोरेज रूम, बाहर से ताले में बंद। ठहर गया मैं। पूरे कॉलेज में कोई भी रूम यूं ताले में नहीं बंद रहता, और वो भी स्टोरेज रूम, जहां बस पुरानी किताबें और फाइलें होती हैं। उसे बंद करने की जरूरत ही क्या थी? दिल के अंदर कुछ कांपा। मैं धीरे से उस दरवाजे के पास गया और लोहे का ताला हिलाने लगा। मजबूत था, खुलने वाला नहीं था। फिर मैंने दरवाजे के अंदर की ओर झुककर आवाज दी, मीरा, क्या तुम अंदर हो? मीरा, प्लीज कुछ कहो। खामोशी, एक भयावह दम घोटू खामोशी। वो यहाँ नहीं होगी स्वामी, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही और ताला भी लगा है। राजीव ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, ताला है, और इसीलिए तो मुझे शक हो रहा है। ये ताला यहाँ क्यों है? कॉलेज एडमिन ने कुछ सामान रखा होगा, बंद कर दिया होगा। राजीव ने कंधे उचकाते हुए कहा। शर्वरी ने धीरे से मेरी बांह पकड़ी। स्वामी, वक्त बहुत कम है। पता नहीं मीरा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। हमें और जगह देखनी होंगी। मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ, शायद वो ठीक कह रही थी। अगर मीरा यहाँ नहीं है तो हमें हर पल कीमती लगने लगा था। ठीक है, मैंने कहा, हम और जगहें देखते हैं। हम मुन्ने ही वाले थे। शर्वरी दूसरी ओर चल पड़ी। राजीव भी मीरा का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ा, और मैं उस बंद दरवाजे को एक बार फिर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ था उस कमरे में, कुछ था जो मुझे खींच रहा था। मैं अब बाकी के क्लासरूम भी देख रहा था। हर दरवाजा खोलता, जागता, पुकारता, मीरा। पर जाने क्यों अब मेरी सांसें भारी होने लगी थी। दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था।
जैसे कोई खामोश चीख मेरे अंदर उठ रही हो। मैं आगे बढ़ तो रहा था, पर दिमाग में बार बार वही बंद स्टोरेज रूम घूम रहा था। वही ताला, वही सन्नाटा, वही शक। अचानक मैं रुक गया। एक क्लासरूम के बाहर दीवार पर लटकता फायर एक्सटिंग्विशर नजर आया। बिना सोचे मैंने उसे उठा लिया। अब मैं उसी रूम की तरफ बढ़ रहा था जहां कोई जवाब नहीं था, पर दिल कह रहा था वहीं कुछ है। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर को जोर से ताले पर दे मारा। धातु की वो तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। फिर एक बार और फिर। मैं उस ताले पर वार करता गया। हर वार में एक दुआ छुपी थी। भगवान करे मीरा अंदर हो, भगवान करे वो ठीक हो। पीछे से कदमों की आहट आई। राजीव और शर्वरी भागते हुए मेरे पास आए। स्वाम, क्या कर रहे हो? ये कॉलेज की प्रॉपर्टी, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। राजीव में घबरा कर कहा। मैंने एक पल को उसकी ओर देखा। जो भी होगा मेरे साथ होगा। मैं ये ताला तोड़ रहा हूं। आप दोनों को कोई कुछ नहीं कहेगा, सो डोंट वरी। और फिर मैं ताले पे पूरी ताकत से वार करता गया। चौथे या पांचवें वार के बाद टक, ताले की धड़कन टूटी। वो जमीन पे गिरा और मैं एक पल भी नहीं रुका। दरवाजा खोला। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी सांस अटक गई। कमरे के कोने में मीरा पड़ी थी, अधमरी, थरथराती हुई, जैसे किसी अंधेरे ने उसे भीतर तक निगल लिया हो। मीरा! मैं दौड़कर उसके पास गया, घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा, मीरा, क्या तुम ठीक हो? मेरी आवाज सुन पा रही हो? उसकी सांसें डरी हुई थीं। उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा और कांपता हुआ। जैसे ही मैंने उसे थामने की कोशिश की, उसने मुझे कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट में धंस गईं और वो बड़बड़ाने लगी। अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है, कोई है, दरवाजा खोलो। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया, उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। मैं हूं मीरा, देखो मैं आ गया हूं, सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई गहरी पीड़ा उसे जकड़े हुए हो। शर्वरी, जल्दी से पानी लेकर आओ। मैंने जोर से आवाज लगाई। कुछ पल यूं ही बीत गए। मैं उसे थामे रहा, उसकी धड़कनों को महसूस करता रहा। धीरे धीरे उसका कांपना कुछ कम हुआ। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा, उसके माथे पर चिपके कुछ बाल हटाए और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई होश नहीं था। बस अंधेरा था, डर था। मीरा, सुन रही हो ना? उसके होठ फिर हिले। कोई है, दरवाजा खोलो। मैंने थोड़ा पानी उसके चेहरे पर छीटा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब डर सच में मेरे भीतर उतर रहा था। मीरा की हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में चेतना नहीं थी और उसकी सांसें बेहद धीमी। मैंने फिर से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा, प्लीज यार, ऐसा मत करो। देखो, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास। कुछ नहीं हुआ है। होश में आओ ना। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज मीरा। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा स्वामी, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। शर्वरी की आवाज घबराई हुई थी। मैंने पल भर भी नहीं गवाया। हम एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने फौरन अपने ड्राइवर को कॉल किया। सीधा बिल्डिंग के बाहर गाड़ी लेकर आओ, फौरन। मीरा अब भी मेरी गोद में निडाल पड़ी थी। उसका शरीर बेजान था, सांसें धीमी
मगर दरकती। गाड़ी आई तो मैंने झट से मीरा को पीछे की सीट पर लिटाया। शर्वरी उसके पास बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। राजीव मेरे बगल वाली सीट पर चुपचाप बैठ गया। उसकी मौजूदगी मुझे अटक तो रही थी, पर उस वक्त मीरा की हेल्थ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ड्राइवर की सीट पर बैठकर मैंने खुद गाड़ी स्टार्ट की। इस बार रफ्तार का हर सेकंड मीरा की सांसों से जुड़ा था। कुछ ही मिनटों में हम अस्पताल पहुंचे। मीरा को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम तुरंत जुट गई। अब बस इंतजार था और प्रार्थना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कुछ गंभीर नहीं है मिस्टर स्वामी। उनकी आवाज में शांति थी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है और संभवतः उन्होंने मानसिक आघात भी झेला है। हमने सलाइन लगा दी है। उम्मीद है कल तक होश में आ जाएंगी। मेरे कंधों से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। मैं तुरंत मीरा के पास गया, जहां शर्वरी और राजीव उसकी देखभाल में बैठे थे। डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं। मैंने उन्हें बताया मीरा शायद कल तक होश में आ जाएगी। अब देर हो गई है, आप दोनों घर जाइए। अगर वो होश में आई तो मैं तुरंत कॉल करूंगा। राजीव बोल पड़ा। नहीं नहीं स्वामी, आप क्यों तकलीफ उठाओगे? मैं और शर्वरी यही हैं, मीरा का ध्यान रख लेंगे, है ना शरू? मैं कुछ कहने ही वाला था, तभी मीरा का हाथ धीरे से मेरी कलाई पर पड़ा। वो अब भी बेहोश थी, मगर फिर अभी अर्ध बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। डर लग रहा है, अंधेरा है, मत जाओ, डर लग रहा है। मेरे भीतर कुछ दरक गया। मैं तुरंत उसके और करीब हुआ, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामा। मैं यही हूं मीरा, मैं कहीं नहीं जा रहा, सब ठीक है अभी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा, उसके बालों को हल्के से छुआ, मानो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि अब सब ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई और उसी क्षण मेरे दिल में एक चुभन सी उठी। 2 पूरे दिन वो उस छोटे से अंधेरे स्टोरेज रूम में बंद थी, बिना आवाज, बिना रोशनी, अकेले। कैसी घुटन, कैसी यातना रही होगी। शरीर की आवाज मुझे वर्तमान में लौट लाई। स्वामी, हमें अब निकलना चाहिए। वो जब होश में आए तो प्लीज़ हमें कॉल कर लेना, और थैंक यू। मैंने बस सिर हिलाया। वे दोनों चले गए। अब अस्पताल के उस कमरे में बस मैं और मीरा थे, और वो चुप्पी जिसमें मैं उसका दर्द सुन सकता था। मैंने फिर से उसका हाथ थामा और चुपचाप उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। मैं वहां था, और जब तक मीरा मेरी ओर देख के कह ना दे स्वामी मैं ठीक हूं, मैं वहीं कहने वाला था। मीरा वहां उस स्टोरेज रूम तक पहुंची कैसे? कॉलेज की बिल्डिंग में वो वीकेंड पर क्यों गई थी? उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? किसी ने सुना क्यों नहीं? ऐसे हजारों सवाल थे जो मेरे दिमाग में बाउंडर की तरह घूम रहे थे, पर उनके जवाब सिर्फ मीरा के पास थे, और वो जवाब अभी चुप थे, उसकी बंद पलकों के पीछे सोए हुए। मैं बस चुपचाप वहां बैठा रहा, उसके बगल में एक कुर्सी पर, उसके हाथ को थामे। उसका स्पर्श ठंडा था, मगर उसकी धड़कन जिंदा थी। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में फिसल रही थी, जैसे एक डरी हुई आत्मा थोड़ी सी गर्मी ढूंढ रही हो। मैं हिला तक नहीं, न कुछ कहा, न कुछ सोचा, बस वहां मौजूद रहा, क्योंकि शायद कभी कभी किसी के लिए मौजूद होना ही
सबसे बड़ी राहत होती है। मीरा की सांसें अब थोड़ी स्थिर थीं, चेहरा कुछ कुछ शांत, मगर उसकी बंद आंखों के पीछे अब भी 2 दिन की तन्हाई, अंधेरा और डर छुपा बैठा था। मैं चाहता था कि वो होश में आए, मुझे देखे और जान सके कि अब वो अकेली नहीं है। अब कोई है जो हर पल, हर सांस में उसके साथ खड़ा है। मैं बस उसके पास बैठा रहा, उसे उस बेहोशी में भी अकेलेपन का एहसास ना होने दूं। आप हमारी जान बन गए,